हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अध्याय वैद्युत धारा का आज पार्ट 11। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 11 को। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु के बारे में और उसी से जुड़े एक उदाहरण 3.9 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं व्हीटस्टोन सेतु को, या फिर इसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये क्या होता है? सबसे पहले हम इससे पहले किरचॉफ के नियम पढ़ चुके हैं। हम इससे पहले फिर हम श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम में संयोजन पढ़ चुके हैं, किसका? प्रतिरोध होगा। ठीक है, वो सभी एक परिपथ को सॉल्व करने की टेक्निक है। उसी के संदर्भ में व्हीटस्टोन सेतु भी का काम क्या है? किसी भी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की यह एक युक्ति है। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध हो कहीं पे तो उसको हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम व्हीटस्टोन सेतु का यूज करते हैं। जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, R1, R2, R3, सॉरी R3 एंड R4। 4 प्रतिरोध जो कि एक चतुर्भुज बनाते हुए जुड़े हुए होते हैं परिपथ में। और इसी के साथ इसमें एक धारामापी होता है, जो कि आप देख सकते हैं विपरीत भुजा BOD के मध्य में लगा होगा। इसी के साथ AC के मध्य में एक बैटरी यहाँ पर लगी होगी। ठीक है, तो इन सभी को मिला के बनता है एक व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि कुछ इस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, हम देख चुके हैं। इसके विकर्णतः विपरीत बिंदुओं पर AC पर क्या होता है? एक वैद्युत स्रोत होता है, जो कि बैटरी होती है। ठीक है, इसके दूसरे शीर्ष बिंदु बी और डी पर क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी, जो कि धारा को मापने का काम करता है, वो लगा होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसकी संरचना के बारे में। अब ये बात करते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सरलता के लिए हमने सेल में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं लिया है। वैसे उसमें आंतरिक प्रतिरोध होता है, लेकिन हमने इसको अभी नगण्य मान लेते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि धारा मापी से क्या, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बैटरी लगी है। बैटरी की वजह से क्या होगा? बैटरी का काम क्या होता है? परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखना। तो इससे कोई धारा बहेगी और यहाँ से क्या होगी? एक धारा प्रभावित होगी हर प्रतिरोध में से। और साथ ही साथ इस धारा मापी से भी धारा प्रभावित होनी चाहिए। वो धारा मान लो IG धारा प्रभावित होती है सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन हमारा काम यह है कि हम इस व्हीटस्टोन सेतु में एक ऐसी संतुलन की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं जब इस धारा मापी जन के G से कोई भी वैद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, हमें ऐसी संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी होती है। संतुलन की स्थिति कोई पूछे कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति से क्या तात्पर्य है आपका, तो उसका हमारा तात्पर्य यह होता है कि एक ऐसी स्थिति जब धारा मापी से कोई भी धारा प्रभावित ना हो रही हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जब ऐसा हो, जब संतुलन की स्थिति हो व्हीटस्टोन सेतु की, उस स्थिति में इसमें क्या प्रतिबंध आता है, क्या सूत्र निकल कर आता है प्रतिरोध का, उसको हम अब डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम डिराइव करेंगे किरचॉफ के संधि नियम के अनुसार या इसके दूसरे नियम के अनुसार। दोनों नियम का प्रयोग करते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किरचॉफ के नियम के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक बंद पाश चाहिए। तो आप इसमें देख के बताइए डायग्राम में कि आपको कितने बंद पाश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितने बंद पाश हुए? तीन बंद पाश है। कौन कौन से? आप देख सकते हैं, एक बंद पाश हुआ ADBA। ADBA में निकालेंगे हम सबसे पहले किरचॉफ के नियम का यूज करते हुए। दूसरा बंद पाश कौन सा है? BCDA। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा हो जाएगा ADCA। तो 3 बंद पाश है, तीनों में हम लगाने वाले हैं किरचॉफ के नियम। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि बंद पाश किसमें लगाएंगे हम। सबसे पहले हम लगाने वाले हैं ADBA में। ठीक है, ध्यान देखिए ADBA को कैसे लगाएंगे हम इसको। देखो, हम कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ पर। ये हमारा पार्श 1 है। ठीक है, तो क्या होता है किरचॉफ का नियम? याद कीजिए उस लेक्चर को, पिछले लेक्चर मैंने देखा था। तो देखो, IR का गुणनफल, यानी कि यहाँ से कौन सी धारा जा रही है? I2R2 गुणनफल करना है। उससे बहने वाली धारा, उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो I2R2, फिर हम क्या जाए, हम यहाँ गए। IG में तो कोई धारा प्रभावित नहीं हो रही है संतुलन की अवस्था में, तो ये 0 हम मान सकते हैं। फिर यहाँ फिर हमें मिला कौन सा प्रतिरोध? R। दिस इज R1 प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ से कौन सी धारा जा रही थी? यहाँ से जा रही थी I1 धारा, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रही है, जो कि इसके विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में धारा है तो क्या आप साइन आता है? माइनस साइन आता है। और बराबर हो जाएगा कितना? यहाँ पे कोई वोल्ट मीटर है क्या? यहाँ पे कोई विभवांतर है?
नहीं है, विद्युत भाग बल नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इसको लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे -I1R1। ठीक है, देखो I1 धारा थी जो कि विपरीत दिशा में बह रही थी, तो हमने माइनस लगा दिया। ये 0 क्यों आया, क्योंकि धारा मापी से कोई भी धारा प्रभावित नहीं हो रही है। और I2 R2 आ गया जो कि इसी दिशा में था, और इजिकल टू आगे 0, क्योंकि विद्युत भाग बल यहाँ पे कोई भी नहीं है इस बंद पाश में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। इसको हमने समीकरण मान ली 3.81। ठीक है, तो हमने अब हम दूसरा भी जो पास है हमारे पास, उस पास को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसी डायरेक्शन में हम फ्लो कर रहे हैं हम। ठीक है, आप बताइए खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप पहले। हाँ, देखो यहाँ पे भी धारा कौन सी बह रही है, यहाँ पे भी I2 धारा है, तो यहाँ पे जो है I1 धारा है। ठीक है, तो हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ये है हमारे पास R4। ठीक है, ये होगा R4 मल्टीप्लाई I2। फिर यहाँ से देखो ये इस डायरेक्शन में धारा फ्लो हो रही है जो कि विपरीत दिशा में हो रहा है, राइट। जाएगा माइनस, दिस इज I1R2, वो ये 0 है। यहाँ पे भी विद्युत भाग बल कुछ नहीं है, E बराबर 0 है, तो इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या करा, हमने द्वितीय पाठ से भी ये समीकरण निकाल दी है। I2 हमारा I2 मल्टीप्लाई R4 है, देखिए I2 R4, और 0 है, धारा माप में कोई भी धारा नहीं है, और I1 R3 है, राइट। ओके, वेरी गुड। तो अब हम क्या करते हैं, हमें दो समीकरण यहाँ से प्राप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है, दो समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम समीकरण 3.81 को सॉल्व करते हैं। 3.81 को जो हमने सॉल्व करा तो हमें क्या निकल के आया, बताओ। 3.81 समीकरण कौन सी थी हमारी। अब हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, इस वाले समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व कैसे करेंगे आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप ऐसे करिए इसको, देखो आप I1R1 को उस डायरेक्शन में लेके जाइए, किसमें, इजिकल टू के इधर। ठीक है, और इजिकल टू में आप रख दीजिए I2R2 को। ठीक है, I2R2 को हमें रख दे यहाँ पे। ठीक है, इसका हो गया आपका। अब आप आई धारा को एक साइड ले लीजिए और प्रतिरोध को आप एक साइड ले लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 बटे में I2 बराबर R2 बटे R1, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं हमने लिखा है I1 बटे में I2 और R2 बटे में R1, समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करते हुए। ठीक है, इसी तरह हम समीकरण 3.82 जो कि ये वाली समीकरण है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व आप सेम तरह से करेंगे। ठीक है, आई धारा को आप एक साइड ले लीजिए और प्रतिरोध को आप एक साइड ले लीजिए, तो इसमें हमने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, वेरी गुड, आपने इसको भी सॉल्व कर दिया है और हमारे पास ये आ गया। अब आप मुझे देख के बताइए, जो आपने ये वाला सॉल्व किया है और ये वाली सॉल्व किया है, तो हमने क्या देखा यहाँ से, जो धारा है I1 बटे I2 वो बराबर R2 बन R1 के। नीचे भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि धारा I1 बटे I2 क्या है, R4 बटे R3 के बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ लिख सकते हैं कि R2 बटे R1 बराबर होता है R4 बटे R3 के, है ना। तो यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास प्रतिबंध है। जब व्हीटस्टोन सेतु एक संतुलन की अवस्था में होता है तो उसका सूत्र निकल के आता है दिस। आप इसको सरलता के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि R1 बटे में R2, R1 बटे R2 बराबर होता है किसके, R3 बटे में R4 के। कि थोड़ा याद करने के लिए इजी रहेगा आपको, इस तरह से आप याद करेंगे इसको, तो कि R1 बटे R2 बराबर होता है R3 बटे R4। सेम है, देखो R1 बटे R2 बटे इजिकल टू R3 बटे R4, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था आ गई। हमने क्या क्या करा, हमने दो पास लिए, दोनों पास में किरचॉफ का नियम लगाया। किरचॉफ के नियम के बाद हमारे पास दो समीकरण आ जाती है। उन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करके इसका प्रतिबंध ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही है संतुलन प्रतिबंध, इसको कहते हैं। जब संतुलन प्रतिबंध अगर कोई पूछे क्या होता है संतुलन प्रतिबंध, तो क्या होता है, चार प्रतिरोधों में संबंध दिखाने वाले समीकरण था। जब गैल्वेनोमीटर में शून्य या नगण्य विक्षेप हो, उस समय हम उसको संतुलन प्रतिबंध कहते हैं। ब्रिजस्टोन सेतु किस लिए यूज होता है, यह यूज होता है किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। मान ले हमारे पास ये वाला जो है वो अज्ञात प्रतिरोध है। अज्ञात मतलब हमें नहीं पता उसका मान कितना है, बल्कि हमें तीन जो प्रतिरोध है उसका मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब आप बताइए, आपको R4 का मान नहीं पता, तो आप क्या उस सारे समीकरण से इसका मान निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप लिखेंगे कि R4 बराबर हो जाएगा कितना, दिस R3 मल्टीप्लाई R2 बटे R1।
हम निकाल सकते हैं उस समीकरण से। हमारे पास कोई भी प्रतिरोध हमें एक, तीनों हमें गिवन है, एक हमें नहीं पता, तो हम उस समीकरण से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, ये था हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु। हमने उसकी स्ट्रक्चर पढ़ा, कैसा दिखता है, हमने उसको डिराइव किया प्रतिबंध को, हम उसके साथ ऐसे कैसे अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं हमने वो देखा। ठीक है, तो इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए, किसको, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हुए हमारे पास एक युक्ति भी होती है, वो होती है मीटर सेतु, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से समझने के लिए अब हम इसको एक उदाहरण को करते हैं सॉल्व। ठीक है, इस उदाहरण में क्या पूछा गया है, एक व्हीटस्टोन सेतु हमारे पास दे रखा है, और इस व्हीटस्टोन सेतु में हमारे पास जो प्रतिरोध है उनका मान हमें दे रखा है। जब प्रतिरोधों का मान दे रखा है तो हमें कोई अज्ञात प्रतिरोध का मान यहाँ पे नहीं निकालना है, बल्कि हमें क्या निकालना है, देखते हैं क्या निकालना है। हमें निकालना है गैल्वेनोमीटर से प्रभावित होने वाली धारा। क्या निकालना है कि इस गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा प्रभावित हो रही है, यानी कि आपको निकालना है आईजी। क्या निकालना है, आईजी। ठीक है, सब कुछ मान हमें गिवन है, आप डायग्राम में देख ही सकते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई गई है और हमें प्रतिरोधों का मान हमारे पास गिवन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। बताइए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यस, हमारे पास हमें बंद पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं किरचॉफ के नियम, क्योंकि हमें धारा निकालनी है। राइट, आप बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु का यूज कर लेते हैं, क्यों, उसमें तो प्रतिरोध निकाल सकते हैं ना, हम अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं उससे तो हम, और हमारे पास सारे प्रतिरोध गिवन है हमारे पास, हम किसका निकालेंगे, तो हमें धारा का मान यहाँ से निकालना है। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं किरचॉफ के नियम, और किरचॉफ के नियम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बंद पाश चाहिए होंगे। बताइए कितने बंद पाश है इसमें, 3 बंद पाश, और आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक हो गया हमारे पास ए डी बी, ए डी सॉरी ए बी डी ए बंद पाश है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, बी सी डी ए। तीसरा कौन सा है, ए डी सी ए। ठीक है, तो इतने हमारे पास बंद पाश है। इन तीनों के लिए हम समीकरण निकालने वाले हैं, और फिर इसको सॉल्व करते हुए हम आईजी की वैल्यू निकालने वाले हैं। लेट्स सी हम कैसे इसको करेंगे। ठीक है, एक बार आप खुद कोशिश कीजिए, पहले बंद पाश 1 के लिए समीकरण ड्राइव कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमने करा इसको सॉल्व बी ए डी बी में। देखो बी ए डी बी में हम देखते हैं हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। देखो हम जा रहे हैं इस तरफ। ठीक है, ए से चलते हुए हम प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि 10 ओम में है I1 धारा, जो कि पॉजिटिव तरफ जा रही है। ठीक है, गुड। फिर हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, देखा धारा इसी तरफ जा रही है 15 में, तो 15 मल्टीप्लाई क्या, IG। ठीक है, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, देखा कि धारा तो विपरीत दिशा में है, तो हमने इसके लिए क्या लगाया, माइनस साइन लगाया, तो -60 I2 इजिकल टू, कोई भी वोल्ट मीटर नहीं है यहाँ पे तो 0, कोई भी सेल नहीं है तो 0। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण बन गई, उसमें कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, चलिए अब दूसरे बंद पाठ में चलते हैं। दूसरे बंद पाठ में हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, हमने देखा 10 ओम का प्रतिरोध आया, तो 10 ओम से धारा क्या है, I1 माइनस IG। फिर हम गए गए यहाँ पे गए, धारा देखो विपरीत दिशा में आ रही है, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस, मैंने पहले ये दिया, कोई बात नहीं, सो के -5 I2 प्लस IG, और धारा जो है धारा मापी में वो भी विपरीत दिशा में आ रही है, तो -15 ओम। ठीक है, इसको सॉल्व करके और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से निकल के आ गई, कॉमन लेके आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो 2 समीकरण आ चुकी है 2 पाश के लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे पाश में। तीसरा पाश कौन सा है, ए डी सी ई ए। ठीक है, ये तीसरा पाश। चलिए चलते हैं तीसरे पाश की तरफ, और हम कहाँ से जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, हम ए से चलना प्रारंभ करते हैं, 60 I2 आया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ पे धारा क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो 5 I2 प्लस IG पॉजिटिव में, और कोई प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, नहीं है, इजिकल टू में इस बार हमारा 0 नहीं आएगा, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी है, इजिकल टू में क्या आएगा, 10 वोल्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास तीसरे समीकरण में निकल के आ गई ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली समीकरण निकल के आ गई। तो देखो 3 समीकरण हमने यहाँ से निकाल दी है। ठीक है, तो अब आपको इन समीकरणों को सॉल्व करते हुए IG की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, हम इन पहले 2 समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखो तीसरी समीकरण जो है हमारे पास, थर्ड समीकरण है, उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे IG दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हमें IG ही निकालना है। ठीक है, क्या हो अगर हमारे पास I2 की वैल्यू में गिवन हो जाए, I2 की वैल्यू में कहीं से पता चल जाए, तो हम यहाँ से IG की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा काम ये होगा कि हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हुए यहाँ से I2 की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम कोशिश करते हैं कि मीन्स I1 को जो है यहाँ से कैंसिल कर दे।
और फिर हम IT और IG में एक रिलेशन निकालेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ऐसे करेंगे। तो आप देखिए, हम फर्स्ट इस समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे हम समीकरण को सॉल्व करने की? देखिए, हमने 3.84 जो बी इक्वेशन थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करा और इसको सॉल्व करा हमने विलोपन विधि से द्वारा, जो हम मैथ्स में देखते हैं उसको हमने सॉल्व करा। हमारे पास जो है ये इक्वेशन निकल के आ जाती है, जो कि I2 और IG में हमारे पास एक रिलेशन को बताती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने IG की वैल्यू यहाँ से निकाल दी है। सॉरी, ये जो होगी यहाँ पे I2 है। ठीक है, तो I2 की वैल्यू निकल चुकी है और I2 की वैल्यू क्या आ गई है? 31.5 IG। तो हमने I2 की वैल्यू निकाल दी है। अब आप इसको थर्ड वाली इक्वेशन में I2 की वैल्यू को रख दीजिए और आप देखेंगे हमारे पास जो है IG बच रहा है और हम यहाँ से IG की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो हमारे IG की वैल्यू निकल के आ गई है 4.87 मिली एम्पियर। तो देखा आपने किस तरह से हमने सॉल्व किया? हमने कुछ नहीं, हमने किरचॉफ के नियम का पालन करते हुए 3 समीकरण बनाई। उन समीकरणों को सॉल्व करते हुए हमने धारा की वैल्यू यहाँ से निकाली है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको फिर अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए रिव्यू देखते हैं हमने क्या क्या जाना। हमने व्हीटस्टोन सेतु जानी, देखा क्या होता है वो, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की युक्ति है वो, और एक हमने प्रतिबंध उससे निकाला। आवश्यक शर्त ये है कि आपको किरचॉफ के नियम पता होने चाहिए। इसके लिए आप पिछले वाले लेक्चर्स को जरूर देखिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम मीटर सेतु के बारे में देखेंगे और उससे जुड़े हुए उदाहरण को देखेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तब तक के लिए बाय।